हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चुनाव आयोग, जो हमारे देश में एक शांतिपूर्ण तरीके से सारे के सारे चुनाव को संपन्न कराता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग की, या चुनाव आयोग की, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के शुरू होता है, यानी कि 324 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्शन कमीशन की। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द आर्टिकल, यानी कि उसमें कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको बताया गया है, या सीधे भाषा में कहें, साधारण भाषा में कहें, भारतीय संविधान में जिन संस्थाओं को संवैधानिक प्रावधान यानी कि जिनका प्रावधान किया गया है, उन सभी संस्थाओं को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या संवैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय के नाम से हम लोग इलेक्शन कमीशन को जानते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, द इलेक्शन कमीशन इज परमानेंट एंड द इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक निष्पक्ष चुनाव, यानी कि कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, विद ट्रांसपेरेंसी के चुनाव संपादित कराने का है। उसके बाद में भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी, परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने चुनाव कराने के दौरान सारे के सारे निर्णय लेने के लिए एक स्वायत्त बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये हम लोग कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 324 में दिया गया है, सभी लोग जानते हैं। और यह भारतीय संविधान के इस भाग के अंतर्गत इसको बताया गया कि भाई एक इलेक्शन कमीशन होगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन presently consist of 3 members, the chief election commissioners and 2 other election commissioners appointed by the president। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। देखो भाई, हम लोग मान लेते हैं हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हम तभी से मान लेते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हम लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन हमारे स्थापना हुई। तब से लेकर के 1989 तक सीधे सीधे हमारा एक सदस्यीय यहाँ पर रहा ये इलेक्शन कमीशन, एक सदस्य होता था। 89 से लेकर के ये 90 तक, 1990 तक, 89 में क्या हो गया, एक सीसी हुआ और बाकी 2 आपके ईसी हो गए, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, यानी कि 3 सदस्य हो गया ना। ठीक, उसके बाद में 90 में यह व्यवस्था फिर से समाप्त हो गई, 90 में फिर से सीसी होने लगा। परमानेंट तरीके से 1993 से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होने लगे, यानी कि जो वर्तमान तक संरचना चली आ रही। अच्छा, ऐसा क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हम सभी लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 के पार्ट नंबर 2 में सीधा सीधे बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होंगे, कितने, क्या उसकी संरचना होगी, ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय करेगा, कहीं फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि 3 सदस्यीय होगा, 3 सदस्यीय होगा, 1 सदस्यीय होगा, इसीलिए टाइम टू टाइम बदलते रहे। हुआ क्या, हम लोग जानते हैं 1988 में राजीव गांधी साहब की सरकार थी, 88-89। उस समय 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें वोटिंग एज 21 साल से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। उसी दौरान ये हम लोग जानते हैं 89 से 90 के बीच में हमने बोला ना, ये देखिए इस व्यवस्था को हुआ। उसके बाद में 93 से परमानेंट तरीके से हमारा 3 सदस्य हो गया। तो कहीं ना कहीं एक वर्क होने की वजह से चीजें बहुत सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए इसको अब तक ये त्रिसदस्यीय ही सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। यह कह सकते हैं कि ये कौन निर्धारित करेगा
ये कोई ऐसा ऐसे चीज का वर्णन नहीं है कि कितने सदस्य होंगे आर्टिकल 324 के 2 पार्ट में, लेकिन यह प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से ही ऐसा होगा कि कितने सदस्य होंगे। हालांकि वर्तमान में हम लोग कह सकते हैं 3 सदस्य ही हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल याद रखना है 6 साल या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए कोई सीएजी कोई सीईसी बना या इलेक्शन कमिश्नर बना 52 ईयर्स में, तो वो 6 साल काम करेगा, यानी कि 58 साल में रिटायर कर जाएगा। और यह मान लेते हैं कोई 62 में बना तो केवल 3 साल काम कर पाएगा, वो 65 में रिटायर हो जाएगा। यानी कि या तो किसी व्यक्ति की एज 65 साल पहले पूरी हो जाए या उसका कार्यकाल 6 साल पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो रिटायर कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका रिमूवल प्रोसेस क्या है, कैसे इसको हटाया जा सकता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, मैंने अभी आपसे चर्चा की, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 हमारे ईसी इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है, इन दोनों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी रिकमेंडेशन पर अपॉइंट कर रहा है। ठीक, लेकिन हमारे संविधान में जब रिमूवल प्रोसेस की बात आती है तो रिमूवल प्रोसेस केवल इन्हीं के लिए दिया गया है। इनका रिमूवल प्रोसेस का ये नहीं लिखा हुआ, इनको हम लोग नहीं कह सकते ये जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल प्रोसेस है। सीईसी के लिए वी कैन से दैट, सीईसी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज जिस प्रक्रिया से हटाते हैं, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्टिकल 124 के पार्ट नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है मिसबिहेव एंड इनकैपेसिटी, साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता, जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, वैसे ठीक ही यहां पर इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसका देखिए भाई रिमूवल प्रोसेस, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो बात मैं कह रहा था उसकी यहां पर वेरीफाई हो जाता है। सीईसी को तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जा सकता है वैसे हटा दिया गया, रिमूवल प्रोसेस है। लेकिन इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, जो बाकी के जो 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं, या हम लोग एक साधारण भाषा में कहें, वी कैन से दैट election commissioners are appointed by the president on the recommendation of chief election commissioners, and election commissioners also removed by the president of India on the recommendation of chief election commissioner। यानी कि अपॉइंटमेंट में भी रिकमेंडेशन लग रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, बाय द प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट किया जा रहा है। रिमूवल प्रोसेस में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन लग रहा है, बाय द प्रेसिडेंट उसको रिमूव किया जा रहा है। ठीक है ना, बनाना हटाना इलेक्शन कमिश्नर को, दोनों राष्ट्रपति, रिकमेंडेशन दोनों में किसकी लग रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सीधे प्रेसिडेंट नहीं हटाएगा, अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, बट हटाने का सुप्रीम कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया है। आगे समझिए कार्य भाई, देखिए इसके क्या है। सबसे पहले अगर इसके इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डायरेक्ट एंड कह सकते हो कि डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द इलेक्शंस टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी इलेक्शंस। ये सीधे जो है राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद मतलब हो गया राज्यसभा, लोकसभा, उनका चुनाव हो गया भाई, राज्य विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव और निर्देशन और उनका नियंत्रण करना। यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाई इलेक्शन कमीशन की है इन सभी के चुनाव कराने में। आपने देखा होगा एक सवाल बड़ा आता है और कई बार
RAS में भी पूछा गया है, UPPCS में भी पूछा गया है, MPPCS में भी पूछा गया है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने भी इन सारे स्टेट के एग्जाम दिए हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है वो कौन जारी करता है। ठीक है, याद रखना। देखो, एक है चुनाव की घोषणा, घोषणा करेगा इलेक्शन कमीशन, घोषणा करेगा इलेक्शन कमीशन कि इतने इतने चरणों में इतनी इतनी तारीख से चुनाव है। लेकिन जो अधिसूचना जारी करने की पावर है वो प्रेसिडेंट, याद रखना। अधिसूचना नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट, लेकिन घोषणा कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने वाला है, इसमें गलती नहीं करना है। मैंने देखा इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए और कार्यों में। सबसे पहले भाई वोटर लिस्ट, मतदाता सूची तैयार करेगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पर पंजीकरण करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। भाई कोई किसी को पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, दो तरीके की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। रीजनल को नेशनल बनाना या रीजनल पार्टी को रजिस्ट्रेशन देना, यह सब का सब काम इलेक्शन कमीशन का है। चुनाव पर खर्च सीमा तय करना, लिमिट फिक्स ऑन पोल एक्सपेंसेस। ठीक है, चुनाव का संचालन करना, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन। और जब नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन के पास सारी पावर आ जाती है। आपने देखा होगा उस ड्यूरेशन में इलेक्शन कमीशन किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मान लीजिए कोई ऑफिसर एक जगह पर लंबे समय से तैनात है और MP जो है एक व्यक्ति 6-7 बार से लगातार MP बन रहा है, तो अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है इसको सपोर्ट करता है ऑफिसर, तो इन दैट कंडीशन वो उस अधिकारी का ट्रांसफर भी वहां से कर सकता है। तो ये जब अधिसूचना जब जारी होती है, हम लोग कहते हैं आचार संहिता लग गई, तो ये उसी के दौरान सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती हैं। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन whether a member of the parliament, article 103, or member of the state legislature has become subject to any disqualification, article number 192। यानी कि इस प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति को यह सलाह देना कि क्या कोई सांसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य किसी अयोग्यता के अधीन हो गए हो, आर्टिकल नंबर 192। यह भी देखेगा कि विधानमंडल के सदस्य किसी डिस्क्वालिफिकेशन के तहत क्या जो है वो तो नहीं आ गए। यानी कि 103 में पार्लियामेंट गए हो गए, राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या संसद का कोई सदस्य, यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर 103, और विधानमंडल के हो गया भाई किसी अयोग्यता के कारण अधीन हो गए 192। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद में काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन, जो वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा। अब आप लोगों ने देखा होगा इलेक्शन कमीशन एक ऑब्जर्वर हमेशा भेजता है। जैसे मान लीजिए जयपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें एक ऑब्जर्वर आएगा जिस दिन काउंटिंग होगी। वो ऑब्जर्वर होगा मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के किसी कैडर का भेज दिया, साउथ इंडिया के किसी कैडर का भेज दिया, किसी स्टेट का, उस कैडर का IAS अधिकारी सीनियर होगा, उसको एज अ ऑब्जर्वर जयपुर में बना दिया जाएगा। जब वो आएगा, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो भी उस दिन जो है काउंटिंग वाले दिन उसी ऑब्जर्वर के अंडर ही काम करेगा। ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक जिसको कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो आया, उसी के माध्यम से उसी सिग्नेचर से EVM ओपन होगा, सारी की सारी काउंटिंग होगी। जब इलेक्शन में पूरी काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रूवल लेगा वो, तब जाकर के इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, और जो जीते प्रत्याशी है उनको जिला निर्वाचन अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, तब जाकर के इलेक्शन पूरी तरीके से काउंटिंग होती है। तो वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चुनाव आयोग ने चुनाव में आधुनिकीकरण के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में और भी सुधार लाने की कोशिश की है। तो क्या सुधार लाने की कोशिश की है, अभी हम देखते हैं भाई। देखो भाई क्या सुधार लाया है। पहली बार 1982 में विधानसभा के इलेक्शंस हुए केरल में,
जिसमें ईवीएम मशीनों को प्रायोगिक तौर पर प्रयोग किया गया, प्रैक्टिकली देखा गया, ईवीएम का कॉन्सेप्ट आया, बैलेट पेपर से हम लोग ईवीएम की तरफ आ गए। ठीक, उसके बाद में लोगों ने कहा भैया ईवीएम में ऐसा हो रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में चिप लगी है, दुनिया भर के बहुत बातें रूमर्स थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक बार चैलेंज भी किया था कि अगर किसी में दम है तो भैया ईवीएम रखा है, इसको हैक करके दिखाए, कोई नहीं आया था तब। तो इलेक्शन कमीशन ने और ट्रांसपेरेंसी के लिए वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिएबल है, वेरीफाइड यहां पर लिखा है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये ले आ गया भाई 2014 में। ठीक है, ये वीवीपैट में क्या है कि जब आप जिस सिंबल पर प्रेस करोगे उस सिंबल की एक स्लिप निकलेगी आपके सामने, वो स्लिप नीचे जाकर के गिरेगी। हालांकि वो स्लिप आपको नहीं दी जाती है, वो वहीं पर गिर जाती है, लेकिन एक स्पष्टीकरण हो जाता है। ठीक है, 2014 में कोई नहीं, नोटा का विकल्प आ गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नोटा का विकल्प आ गया वोटिंग मशीन पर। अब चुनाव में उपलब्ध कराई जाने वाली एक अनिवार्य विकल्प के रूप में जोड़ा गया नोटा। तो ये कुछ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हम लोगों ने महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस की, जिसमें एक सदस्य से 3 सदस्य हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन में जब इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शन की घोषणा कौन करता है, नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, दोनों बातें हमने कर दी। क्या क्या मेन वर्क होते हैं, ये सारी की सारी चीजें, चुनाव का खर्चा, सिंबल आवंटित करना, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी डिक्लेयर करना, पार्टीज का पंजीकरण करना, ये सब का सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ हम आप लोगों के साथ फिर से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।